हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज के इस वीडियो में हम बढ़ेंगे एक और कदम आगे और देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ द पोएम माय मदर एट 66। ये जो पोएम है इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, यानी इसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर इस वीडियो की लिंक डिस्प्ले हो जाएगी, उस पर क्लिक कीजिए और आपको माय मदर एट 66 इस फॉर्म का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन का वीडियो, जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन तो किया ही है, पोएटिक डिवाइसेस भी अच्छे से समझाई हैं, वो आपको मिल जाएगा। राइट, इस वीडियो में हम देखेंगे इस फॉर्म के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वहां पर आपको सभी नोट्स और पीडीएफ मिल जाते हैं और क्लास 12 से रिलेटेड सीबीएसई की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी मिल जाती हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, सो मेक श्योर यू जॉइन दैट। अब जल्दी से हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट बच्चा, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। What is the kind of pain and ache that the poet feels? अब यहाँ पर ये जो पेन और एक की बात हुई है, यानी कमला दास को जो रियलाइजेशन होता है अपनी मदर को लेकर कि वो बहुत बूढ़ी होती जा रही हैं और अब धीरे धीरे वो डेथ की तरफ बढ़ रही हैं, तो उन्हें बहुत ही तकलीफ होती है जब इस बात का रियलाइजेशन होता है। लेकिन ये जो शब्द यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, पेन, एक, ये उनकी तकलीफ को दर्शा रहे हैं। लेकिन इस फॉर्म के अंदर चाइल्डहुड फेयर ये लिखकर भी इस बात को दर्शाया गया है कि नहीं। तो ये जो इमोशंस है, बेसिकली आपको चाइल्डहुड फेयर, दैट फेमिलियर चाइल्डहुड फेयर की अपनी मदर से सेपरेशन, तो बचपन में तो वो सेपरेशन अगर हो तो वो एक टेम्पररी सेपरेशन हो, लेकिन अगर अब जाके वो सेपरेशन होगा तो कैसा होगा, परमानेंट सेपरेशन। और ये परमानेंट सेपरेशन का जो ख्याल, ये जो रियलाइजेशन होता है कमला दास को, उस रियलाइजेशन की वजह से उनमें एक डीप इमोशनल सफरिंग होने लगती है। मतलब उनके अंदर जो है बहुत ही मतलब वो सफर कर रही होती है कमला दास, अंदर ही अंदर घुट रही होती है, क्योंकि ये जो ख्याल है, ये जो थॉट है, ये कोई सुकून देने वाला, राहत देने वाला थॉट तो है नहीं। ये उन्हें बहुत परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा है। राइट, और कमला दास इस समय हेल्पलेस महसूस करती है, क्योंकि वो इस समय पे कुछ भी नहीं कर सकती है। द सिचुएशन इज नॉट अंडर हर कंट्रोल। ये जो बढ़ती हुई उम्र है और ये जो एक फैक्ट है दैट डेथ इज इनएविटेबल, कि जो मृत्यु है वो जरूर से जरूर आएगी, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। तो ये बात हम सबको पता है, कमला दास को भी पता है। लेकिन जब इस बात का एहसास होता है, रियलाइजेशन होता है कमला दास को, तो उन्हें बहुत तकलीफ हो रही होती है। राइट, तो यही एक क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज और मैं बताती हूँ, यहाँ पर पेन एंड एक लिखा हुआ है, हो सकता है यहाँ पर चाइल्डहुड फेयर लिखकर आ जाए, तो क्या ये क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी ट्रांसलेटेड मीनिंग तक मत लिमिट रहिए, आपको इसेंस समझना होता है। तो बेसिकली जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, उसका क्या मुद्दा उसमें पूछा जा रहा है या क्या मीनिंग उसमें पूछा जा रहा है, आपको वो समझना है। सिर्फ ट्रांसलेटेड वर्जन तक मत रहिए, इसेंस समझिए। कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक सिंपल से क्वेश्चन को भी कॉम्प्लिकेट करके पूछ लिया जाता है, लेकिन बात वही पूछी जा रही होती है कि नहीं? तो आपको ये भी समझना है, कभी भी सिंस यू आर इन 12th ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आ जाएंगे। नहीं, आपसे क्या पूछा जा रहा है या कौन सी बात को घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया गया है, सेम क्वेश्चन को ही आपको किस तरीके से पूछा गया है, उसका हमेशा ध्यान रखिए। और ये मैं सिर्फ इंग्लिश तक सीमित रहकर नहीं बोल रही हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, उसमें कई बार बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी काफी बहुत थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिए जाते हैं, है कि नहीं? तो ये इन चीजों का आपको अच्छा खासा ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? मतलब जो यंग ट्रीज है उन्हें स्प्रिंटिंग यानी वो दौड़ रहे हैं, तो दौड़ते हुए क्यों बताए गए हैं इस फॉर्म के अंदर, इन स्प्रिंटिंग, इन यंग ट्रीज को? बेसिकली ये जो वर्ड है स्प्रिंटिंग, ये क्या सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट करता है द एनर्जी, द लाइफ, द यूथ एंड एंथुसियाज्म। ठीक है, ये सब रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अलावा क्या रिप्रेजेंट करता है? जो ये जो यूथ होता है, ये जो टाइम होता है, वो कितनी जल्दी दौड़कर चला जाता है। जब हम यंग होते हैं तो हमारा यूथ बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन जो ओल्ड एज होती है वो ऐसा लगता है कि बहुत ही स्लो मोशन में आ रही है और आती ही जा रही है। ठीक है, बिकॉज ओल्ड एज इज समथिंग जो गुजरती नहीं है, वो आती है। इट इज द यूथ दैट passes away, right? तो यहाँ देखिए, the passage of life, energy, youth with a slow frail aging process of the poet's mother। मतलब ये एक कंपैरिजन, एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ ड्रॉ हुआ है कि जिस तरीके से जो यंग ट्रीज है वो यूथ को दर्शाते हैं, लाइफ की पैसेज को दर्शाते हैं, एनर्जी को दर्शाते हैं, वहीं ओल्ड एज जो है वो एक स्लो और फ्रेल एजिंग प्रोसेस दर्शाती है। ठीक है, और इसके अलावा द पासिंग ट्रीज क्रिएट द
विजुअल इल्यूजन ऑफ रैपिडली रनिंग बैकवर्ड, ये तो एक लिटरल मीनिंग हो गया कि भाई जिस तरीके से गाड़ी आगे बढ़ रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे ट्रीज पीछे की तरफ जा रहे हैं, जबकि ट्रीज तो अपनी ही जगह है, लेकिन बस वो एक भ्रम पैदा करते हैं एज इफ कि पेड़ पौधे जो हैं वो पीछे की तरफ बैकवर्ड साइड में भाग रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए भी यंग ट्रीज के लिए स्प्रिंटिंग इस शब्द को यूज किया गया है। ठीक है, इसके दो मीनिंग्स है, एक तो ये लिटरल वे कि भाई जैसे मानो सचमुच में पीछे की तरफ भाग रहे हो, और दूसरा ये है कि एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया गया है कि मदर का जो एजिंग प्रोसेस है विच इज वेरी स्लो, वो और यंग ट्रीज जो है उनका जो यूथ है, एनर्जी है जो कि बहुत ही जल्दी गुजर जाता है, ये जल्दी गुजर जाता है और यूथ है, एनर्जी है, उसे दर्शाने के लिए भी ये यूज हुआ है। ठीक है, दीज आर द टू मीनिंग्स। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। Next is, why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? ये इमेज यहाँ पर क्यों क्रिएट की जाती है? अगेन एक एनर्जी दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, दे आर फुल ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस, राइट? तो ये सब दिखाने के लिए, एंड दिस इमेज इज अगेन ड्रॉइंग अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। ये जो स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट है, अगेन कार में बैठी हुई मदर जो है शी इज ओल्ड, लेकिन कार के बाहर ये जो बच्चे हैं दे आर वेरी यंग। मदर जो है शी इज टायर्ड, ठीक है, लेकिन ये जो बच्चे हैं दे आर एनर्जेटिक। वहीं मदर जो है उन्हें देखकर कमला दास को कैसा महसूस होता है? शी इज वेरी सैड, है ना, वो खुश तो नहीं है, शी इज फीलिंग दैट पेन, शी इज फीलिंग दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम दैट पेन, राइट? लेकिन वही कार के बाहर ये जो बच्चे उछल कूद मचा रहे हैं वो उनका एक एंथुसियाज्म, सो दे आर वेरी हैप्पी, मेरी चिल्ड्रन हैप्पी। तो ये दिखाया ही इसलिए गया है कि सबसे पहले तो ये कॉन्ट्रास्टिंग इमेज क्रिएट की जा सके, ठीक है, और ये बताने के लिए दैट दिस इज द कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ लाइफ, कि लाइफ ऐसे ही चलती है कि जो जन्म लेता है वो बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है, वो जवान होता है, यंग होता है, और फिर वो धीरे धीरे बूढ़ा होता है और फिर संसार से चला जाता है। ये जो पूरी साइकिल है बेसिकली ये दर्शाती है। मदर है वो ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट इतनी बूढ़ी ही थी, कभी वो भी बच्ची थी, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ लाइफ, एक्चुअली फुल ऑफ लाइफ। तो मदर भी कभी ऐसी थी, एंड टुडे शी इज सो ओल्ड एंड शी लुक्स सो टायर्ड, है ना? सो इट सजेस्ट दैट लाइफ हैज इट्स साइकिल एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Why has the mother been compared to the late winter's moon? ये मैंने poetic devices में भी आपको बताया था कि जो winter's moon है ये किस चीज का सिंबल है? Decay। तो यहाँ पर बेसिकली मदर को लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया गया है या सिंबलाइज किया गया है? क्योंकि यहाँ पर जो लेट विंटर्स मून है वो क्या सजेस्ट कर रहा है? इट इज सजेस्टिंग द फ्रेलिटी ऑफ मदर, लॉस ऑफ वाइटैलिटी। बेटा फ्रेलिटी का मतलब क्या होता है? फ्रेल मीन्स वीक, कमजोरी या कमजोर, है ना? तो मदर जो है वो टायर्ड फील कर रही है, कि एज के बाद इंसान शरीर से ही बहुत कमजोर लगता है, उसके अंदर उतनी एनर्जी, उतनी ताकत नहीं होती है ना? तो ये फ्रेलिटी सजेस्ट करता है, लॉस ऑफ वाइटैलिटी। वाइटल का मतलब होता है समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट या जो महत्वपूर्ण। तो लॉस ऑफ वाइटैलिटी का यहाँ पर मतलब ये हो रहा है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है तो जो लाइफ है वो पीछे छूटती जा रही है और डेथ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर ये सजेशन है इसका। ठीक है, तो बेसिकली लॉस ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। एंड अप्रोचिंग मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी, मॉर्टल्स कौन होते हैं? जो मर सकते हैं। तो अगेन अप्रोचिंग डेथ बेसिकली। और लेट विंटर्स मून का क्या मतलब हुआ? कि जैसे जैसे विंटर का जो मून होता है, ये मैंने आपको बताया भी था कि वो धीरे धीरे मध्यम सा होता रहता है, डिम होता रहता है, मतलब वो उतना ब्राइटन नहीं होता है, एंड इट लैक्स इट्स यूजुअल ब्राइटनेस। ठीक है, इतना ब्राइट नहीं होता है, इतना क्रिस्प और जस्ट शार्पनेस नजर नहीं आती, एजेस जो होती है वो हल्की सी हेजी सी होती है क्योंकि फॉग जमा हो जाती है ड्यू टू फॉग। ठीक है, तो द मदर्स फेस इज पेल वन एंड ड्रेन्ड ऑफ यूथफुल ग्लो। तो जिस तरीके से जो चांद होता है, चांद को हमेशा खूबसूरती से कंपेयर किया गया है, लेकिन जो ढलता हुआ चांद होता है या फिर जो विंटर्स मून होता है वो खूबसूरती को नहीं दर्शाता बल्कि डिके को दर्शाता है, यानी कोई चीज जो खत्म होने लगती है या कोई चीज जो खराब होने लगती है, राइट? तो यहाँ पर अप्रोचिंग डेथ सजेस्ट कर रहा है पूरी तरीके से ये चांद, राइट? इसमें कोई ब्राइटनेस नहीं है, कोई रौनक नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जो मदर है उनके चेहरे पे अब कोई रौनक नहीं रही है और धीरे धीरे उन्होंने जो अपना यूथ है वो धीरे धीरे जैसे खो दिया है और अब वो नाउ शी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स डेथ, राइट? तो ये इसका मीनिंग है। बेटा अगर आप ध्यान दें तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, सिर्फ इस हिसाब से अभी तक पूछे गए हैं कि व्हाई मदर हैज बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून, या ये स्टार्क स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट जो दिखाने की कोशिश कर रही है गाड़ी के अंदर और बाहर,
वो क्यों? तो इससे ये चीज़ भी हमको समझ में आती है कि इसकी पोएटिक डिवाइसेस वाला सेगमेंट जो है इस पोएम का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत अच्छे से आपको समझने की ज़रूरत है। ऑल्दो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बट स्टिल अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो, मेक श्योर यू आस्क, ठीक है? नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? ये भी मैंने आपको बहुत बहुत अच्छे से समझाया था। एंड इसके साथ ही एक चीज बता दूं, पार्टिंग वर्ड्स कौन से थे? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, रेपिटेशन, अगेन पोएटिक डिवाइस। तो एक पोएटिक डिवाइस से रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम, द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स एंड स्माइल रिप्रेजेंट अ ब्रेव फसाड। तो बेसिकली ये जो ब्रेव फसाड है, ये जब कमला दास एयरपोर्ट पर होती हैं और पलट के फिर से अपनी मदर की तरफ देखती हैं और उनको इस बात का फिर से एक एहसास होता है, जो बचपन का एक डर था उनके मन में अपनी मम्मी से दूर हो जाने का, बिछड़ जाने का, दैट सेपरेशन, वो डर एक बार फिर से कमला दास के ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन उनको ये भी पता होता है कि इस बार अगर ये सेपरेशन हुआ, देन इट इज गोइंग टू बी अ परमानेंट सेपरेशन। और परमानेंट सेपरेशन का मतलब है डेथ ऑफ मदर, राइट? तो सिंस उन्हें ये चीज पता थी और इसीलिए वो दुखी भी हो जाती हैं, एंड शी वाज फीलिंग दैट पेन, राइट? लेकिन वो अपने चेहरे पर उस सैडनेस को नहीं आने देती हैं और अपने चेहरे पे जो उनकी एक्सप्रेशंस रखती हैं, वो बहुत ही नॉर्मल एक्सप्रेशंस रखती हैं। तो यहाँ पर जो कमला दास का एटीट्यूड है, एक्चुअली शी इज ट्राइंग बीइंग ब्रेव, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि उनकी मदर को पता चले कि कमला दास को किसी चीज का दुख हो रहा है या परेशानी हो रही है, राइट? वो नहीं, क्योंकि क्या होता है, डॉटर अगर दुखी रहती है ना, बेटी अगर परेशान है, तो माँ ऑटोमेटिकली परेशान होती है। माँ भले कितना भी डांटे पीटे बच्चे को, लेकिन वो अपने बच्चे का दुख नहीं झेल सकती। और ये बात कमला दास को पता है, इसलिए वो अपने चेहरे के ऊपर वो एक्सप्रेशन नहीं आने देती जो दुख वाले भाव है। और पूरी उम्मीद के साथ क्या कहती हैं? सी यू सून अम्मा। और एकदम आखिर में स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये जो रेपिटेशन है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो क्या दर्शाता है? हर पॉजिटिविटी, कमला दास पॉजिटिविटी, हर ब्रेवरी एंड हर होप, कि मैं आपसे फिर से जरूर मिल पाऊंगी अम्मा, मैं आपसे जरूर मिलूंगी। दैट मीन्स कि ममा आप जरूर होंगी और आप स्वस्थ होंगी, खुश होंगी, और मैं जरूर आपसे मिलूंगी। तो ये जो थॉट है ना कि परमानेंट सेपरेशन हो जाएगा, इस परमानेंट सेपरेशन का थॉट साइड में रखते हुए, और वो इस होप के साथ वहां से जाती है कि नहीं नहीं, कोई परमानेंट सेपरेशन नहीं होगा, मैं जब वापस आऊंगी मैं अपनी मदर से जरूर मिलूंगी, और मेरी जो मदर है, अम्मा जो है, वो होंगी, स्वस्थ होंगी, खुश होंगी, राइट? तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, आई होप आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, एंड आई एम श्योर आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर कहीं डाउट है, या आपके अपने कोई ओपिनियंस है, या आप भी कुछ अगर अपने पॉइंट्स लिखना चाहते हैं, तो मेक श्योर यू कमेंट, यू नो वेरी वेल मुझे आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। तो जरूर कमेंट कीजिएगा, डाउट होने पर जरूर से जरूर पूछिए बेटा, डाउट लेकर नहीं चलना है। हमें कई बार लगता है कि अरे ये तो बहुत ही बेसिक सा डाउट है, ये हम पूछें क्या, नहीं चलो रहने ही देते हैं। जब तक किसी भी डाउट का आंसर नहीं मिल जाता ना, तब तक वो डाउट छोटा नहीं होता, तब तक वो डाउट हमारे दिमाग पर बहुत ही हावी सा, बहुत ही भारी भारी फील होता है हमें, ठीक है? तो डाउट जब भी हो रहा हो, तो मेक श्योर यू आस्क, ठीक है? मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि जब भी आपको डाउट हो रहा हो, जरूर उसे कमेंट करके मुझे पूछे। मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स जानते हैं, मैं किसी भी डाउट को खाली नहीं जाने देती हूँ। आई ऑलवेज क्लियर योर डाउट्स, आई ऑलवेज आंसर योर क्वेश्चंस, राइट? तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो कैसा लगा, मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको सभी नोट्स, पीडीएफ मिल जाते हैं, सीबीएसई की क्लास 12 से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो भी आपको वहां मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में एक दूसरी पोएम के साथ, नई पोएम के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।